नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबों में जुडिशरी के करप्शन को लेकर जो चैप्टर शामिल किया गया था, उसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस हैं, वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने न केवल उन किताबों को सीज करने का आदेश दिया, उसकी डिजिटल कॉपी को भी सीज करने के आदेश दिए गए, बल्कि सरकार की तरफ से माफी मांगे जाने के बाद भी, यानी कि तुषार मेहता जब पेश हुए और उन्होंने माफी ऑफर की, उससे भी चीफ जस्टिस संतुष्ट नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके पीछे एक डीप कॉन्स्पिरेसी लगती है और शायद इसके लिए इसकी तह तक जाना ज़रूरी होगा। क्योंकि कई सारे जो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो पेश हुए, उनकी जो चिंता थी और सीजेआई ने कहा कि किस तरह से उन्होंने जो तमाम चीफ जस्टिस के अलावा जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं, उन सब की राय ली और सबकी ये राय थी कि इस मामले को सुमोटो लिया जाना चाहिए, इस मामले की कॉग्निजेंस ली जानी चाहिए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर और साथ ही एजुकेशन सेक्रेटरी को अगली तारीख को उन्हें कहा गया है कि आप उपस्थित रहें और ये बताएं कि ये शामिल क्यों किया गया था चैप्टर। उसके समानांतर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लिए माफी मांगी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इसको रिकॉल करने की बात कही और एनसीईआरटी ने उन किताबों को लेकर एनसीईआरटी ने भी खुद भी माफी मांगी है। लेकिन ढेर सारे देश भर में जो एनालिस्ट हैं, चिंतक हैं, क्रिटिक्स हैं, वो सब कह रहे हैं, उन सब का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो करप्शन है, उस पे बैन करना चाहिए, न कि किताबों को बैन करना चाहिए। उसके काउंटर आर्गुमेंट में ये बातें कही जा रही है कि सिर्फ जुडिशरी के करप्शन को क्यों पढ़ाया जा रहा है, जो देश में करप्शन है, उसको क्यों नहीं टेक्स्ट बुक में शामिल किया जा रहा। तो इस मुद्दे पर हम समझते हैं और जो आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, रतनवीर सिंह जी जो एजुकेशनिस्ट हैं और इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्व किया है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महमूद पाचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और कई सारे उन्होंने लैंडमार्क जो केसेस हैं, उसको भी लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। तो उनसे भी जानेंगे कि उनका काउंटर आर्गुमेंट क्या है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं रतनवीर जी आपका। आप जिस तरह से आज भी इस बात पे अभी तक आपकी जो कन्विक्शन है वो ये कहती है कि जुडिशरी में अगर करप्शन है तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, उसे भी पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, उसे कारपेट के अंदर नहीं ढक देना चाहिए। जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बैन करप्शन पे होना चाहिए, ना कि किताबों पे होना चाहिए। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि पहले होता था कि राजा महाराजाओं की बायोग्राफीज पढ़ाई जाती थी। एनसीईआरटी ने एक बहुत अहम कदम उठाया है कुछ साल पहले से कि वो जो समाज के प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ाना चाहते हैं कि वो क्या सोशल फोर्सेस हैं जो हमारे को एक पर्टिकुलर तरीके के साथ कार्यक्रम करने के लिए मतलब विवश करती हैं या उत्साहित करती हैं। उस कंटेक्स्ट में अगर सपोजिंग एनसीईआरटी ने ये एक इशू बीच में डाला है तो मुझे, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, कि सुप्रीम कोर्ट की ही अपनी जजमेंट है, सुभाष चंद्र वर्सेस एससीओ ऑफ सुप्रीम कोर्ट of India के be even the judgments the Supreme Court is under the Right to Information Act, and he himself has said at that point that we should not feel insecure about being questioned. So इस कंटेक्स्ट में सर आगे के लिए मैं जो अभी मेरे साथ में जो जुड़े आपके साथ जो एडवोकेट सर हैं, मैं उनसे संबोधित करते हुए ये जानना चाहता हूं कि जो सूर्यकांत साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिए, क्या वो उस वक्त अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे या वो कहीं और थे और उस वक्त उनको बोला गया और उन्होंने एक इंसान की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह उसके बारे में बात की? नंबर 1। नंबर 2, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की बात हुई है, अभी जजमेंट नहीं आई है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस प्रकार की जजमेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले दी हैं या जब वो चीफ जस्टिस बनने से पहले जो उन्होंने जजमेंट दी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत ब्रिलियंट है। वो किसी भी अन्याय को अभी भी नहीं होने देंगे। वी हैव टू ट्रस्ट दैट।
मेरा ऑब्जेक्शन इस वक्त दो बातों पे है ज्यादा। एक, ट्रायल बाय मीडिया, जिसमें आज अनफॉर्चुनेटली मैं भी बीच में इन्वॉल्व हूं, बट मैं कोशिश मेरी यही है कि वी आर बीइंग प्रीमेच्योर in commenting upon what is happening. But then रतनबीर जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सूर्यकांत साहब थे, जो सीजेआई हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की आज की सुनवाई के दौरान, उसमें जो उन्होंने कहा कि जब तुषार मेहता पेश हुए और सरकार की तरफ से उन्होंने माफी मांगी, तो सीजेआई का ये कहना था कि ये तो गोली चल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इज ब्लीडिंग, और जो बातें कही गई उसके हिसाब से पूरे देश के करप्शन को आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? और तमाम जो let me finish, sir. Let me जी, finish. जी। Number one, I said that अभी सुओमोटो कॉग्निजेंस ली गई है, अभी उसके ऊपर जजमेंट पास नहीं की गई। नंबर वन। नहीं, नंबर टू, जजमेंट नहीं पास हुई है, लेकिन आज तो सीजीआई ने ये बात कही ना। प्लीज डोंट, either you let me speak or then you say whatever you want to say and I'm not required to be here then. Secondly, the apology that has been tendered by the government of India is also premature. This is a knee-jerk reaction. ऐसा नहीं है कि वो जो पहले डाली गई उससे पहले किसी ने एक लिखारी ने लिख दिया और वो किताब छप गई, उसके पीछे में इतनी बड़ी फाइल बनी होगी नोटिस की जिसमें अप्रूवल्स हुई होंगी। It is out of sheer deference, respect to the chair of the Chief Justice of India that they said, my lord, we are very sorry, let's take this forward. There is no judgment passed yet, so I think we should wait and see what comes out of it. And now that you have given me a chance, which I may not get again, Justice V. Ramaswamy साहब के बारे में 1991-93 में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में बात हो चुकी है। जस्टिस सौमित्रा सेन मिस अप्रोप्रिएशन केस 2011 में बात हो चुकी है। जस्टिस एस.एन. शुक्ला मेडिकल कॉलेज 2017 की बात हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज ब्राइबरी प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस 2017 की बात हो चुकी है। जस्टिस C.S. Karnan allegation 2017 is already there in public. District Judge trap cases, multiple states, these are there already in public, a matter of record. Justice P.D. Dinakaran allegation. ये तो आप सिर्फ जो जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के जो जुडिशरी के करप्शन की बात आप कर रहे हैं, बाकी जो नेताओं के करप्शन की बात, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की, उनकी बातें तो आप कर ही नहीं रहे। आज आप इतनी जल्दी इसके ऊपर में क्यों ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो? नहीं, ठीक है, मैं पाचा साहब को लाना चाहता हूँ। और पाचा साहब, जिस तरह से आज खुद सीजेआई ने इसको जो टिप्पणी की कि जुडिशरी इज ब्लीडिंग, और जिस तरह से बुलेट चल चुकी है, तुषार मेहता की अपॉलजी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और कहा कि एक डीप कंस्पिरेसी इसकी जड़ तक जाना होगा, तो आपका क्या आर्गुमेंट है इस पे? क्या सुप्रीम कोर्ट की या फिर जो जुडिशरी के करप्शन पे बात नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर करप्शन की बात होनी चाहिए तो पूरे देश की करप्शन की बात होनी चाहिए, पॉलिटिशियन की करप्शन की बात होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की बात होनी चाहिए, और सब कुछ टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए? करप्शन हमारे देश के सिस्टम का अभिन्न हिस्सा है, और भले ही एक खास तरीके से और इस काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, खास तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन समाज के हर एक अंग को, हर एक हिस्से को करप्शन के बारे में पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। ये भी पढ़ाया जाना जरूरी है कि करप्शन हमारे देश को दीमक की तरह खा रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी खराबी अगर कुछ चीज है तो वो करप्शन है। तो करप्शन के ऊपर को नजरअंदाज करना, मैं समझता हूं, देश के लिए घातक होगा। लेकिन अगर करप्शन को पढ़ाने की, करप्शन के बारे में जानकारी देने की और करप्शन को खत्म करने के लिए उस हिसाब से जानकारी देने की अगर मंशा हो, तब ये बड़ी अच्छी बात है, इसको सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर मंशा ये हो कि जुडिशरी, जिसमें बाकी जो देश के विभिन्न अलग दूसरे अंग हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, प्रेस है, इन सब से सबसे कम करप्शन अगर जुडिशरी में है और उसको ही सिर्फ हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, तो ये देश के सिस्टम, संविधान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। पर क्या इस साजिश को समझ के सिर्फ लिप सर्विस होगी,
या इस डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी तक का जो रिएक्शन हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय से, वो काफी बिल्कुल नहीं है। वो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। अगर वो शुरुआत उसके एंड तक नहीं जाएगी तो जिस चीज का चीफ जस्टिस साहब डर जाहिर कर रहे हैं कि ये जुडिशरी के ऊपर हमला है, सिर्फ जुडिशरी को कमजोर करने के लिए ये बात की गई है। एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ जुडिशरी की करप्शन डाली गई है। देखिए, अगर करप्शन की बात की जाए तो करप्शन, जैसे मैंने अभी कहा, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है कि ये काम नहीं करना है, तुम्हारा भविष्य खतरे में आ जाएगा, इसको तुम्हें पूरी ताकत लगा के अपने बचपन से ही रोकना है, तो ये सबसे अच्छा काम होगा। मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। लेकिन सबसे पहले करप्शन जहां एस्टैब्लिश्ड है, पीएम केयर फंड, ये एस्टैब्लिश्ड करप्शन है, क्योंकि करप्शन के दो बड़े आयाम होते हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी का ना होना, दूसरा अकाउंटेबिलिटी का ना होना। पीएम केयर फंड में ये दोनों ही चीजें नदारद हैं। तो अगर करप्शन की बात की जानी चाहिए तो देश का जो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, सबसे पहले वो पढ़ाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में करप्शन है जो पीएम केयर फंड के रूप में है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहां से शुरू होना चाहिए और जुडिशरी का नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो आखिर में आएगा। ये मेरा इस पे कहना है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये सबसे बड़ा घातक बात होगी जुडिशरी के लिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो माफी मांगने आ गया है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह का सेफ्टी वॉल्व होता है कि आप कोई काम कर लो, फिर देश के बड़े बड़े जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको, क्योंकि वो डेली कोर्ट में अपियर होते हैं और उनकी एक संविधानिक कीमत और वैल्यू भी है अदालत के अंदर, उनको आगे करके अपने गंदे और घिनौने काम छुपा लो। तो इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी होनी चाहिए कि देश के बड़े लॉ ऑफिसर्स जो हैं माफी मांग के वो सच में इस चीज को जड़ और बुनियाद से खत्म करना चाहते हैं या एक पर्दा डालना चाहते हैं गंदे और घिनौने काम पे, जो कि जुडिशरी के ऊपर ये हमले कोई अकेले नहीं हो रहे हैं, बार बार हमले हो रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो जुडिशरी ने अपना काम करके भेज दिया है कि आप जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आना है, उनको इम्पीचमेंट का जो कार्रवाई पार्लियामेंट से होनी है उसको कीजिए। कौन डिले कर रहा है उसे? इसने तो आप कहते हैं कि इस केस में पर्चा साहब, क्योंकि जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो गॉसिप और जिसको कहते हैं कि बहुत सारी खबरें चलती है कि बहुत सारा मामला जो क्विड प्रो होता है, यानी कि फिक्सिंग होती है सरकार और जुडिशरी के बीच में, कि कुछ मामलों में आपकी बात रख लेंगे हम और कुछ मामलों में आप हमारी बात रख लीजिए। तो वैसे ही ये हो रहा है, सीजीआई जी, ये हो रहा है, इसके इल्जाम लगते रहे, लेकिन सबसे कम जुडिशरी में हो रहा है, उसको निशाना बनाया जाना ना, दैट इज द पॉइंट। आप अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जितने सरकारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो एकदम साष्टांग किए पड़े हैं ना अमित शाह जी और मोदी जी के सामने। वैसा तो अभी जुडिशरी में नहीं हुआ है ना, है कम है ना। तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर और क्यों हमला हो रहा है जो इस प्लेग के, इस दीमक के सबसे कम शिकार है, मतलब सबसे कम जुडिशरी में करप्शन है आज। तो वहां सबसे पहला नंबर क्यों? प्राइम मिनिस्टर जो खुद खुलेआम, पीएम केयर फंड क्या है, आप आरटीआई नहीं लगा सकते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो एडमिटेड करप्शन है ना। कितना भी पैसा आ रहा है जा रहा है किसी को नहीं पता, उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा तो एक सलाह है, बहुत छोटी सी सलाह है चीफ जस्टिस साहब को, अब जब ये शुरू ही हुई है करप्शन की बात, तो अब हर तरह की करप्शन को इसी केस में जो सुओ मोटो ले रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो करप्शन हो रही है, बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेके कोई कश्मीर में पकड़ा जाता है, पकड़े गए थे ना एक पटेल साहब, करोड़ों रुपए के साथ ब्लैक कैट कमांडोज लेके घूमते हुए। वो इन सब करप्शंस को ध्यान में रखना चाहिए। अडानी अंबानी को कौन कौन से जगह पे क्या क्या करप्शन करके जो बेनिफिट्स पहुंचाए गए हैं, उस करप्शन को भी देखना चाहिए ना। उसमें जुडिशरी का कितना रोल था और प्रधानमंत्री के कार्यालय का कितना रोल था और विभिन्न जो हमारे मंत्रालय हैं उनका कितना रोल था। जुडिशरी के सामने तो 100 में से 1 केस जाता है ना, अगर करप्शन है भी तो, और उसमें से भी 100 में से 1 केस में ही गड़बड़ होती होगी।
वहां तो हर फाइल में गड़बड़ है, ब्यूरोक्रेसी में हर फाइल में गड़बड़ है, प्रधानमंत्री कार्यालय में हर फाइल में गड़बड़ है। तो पहले अब इसका फैसला होना चाहिए ना कि जहां सबसे ज्यादा करप्शन है वहां तो पहले ठीक किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये दुआ भी करता हूं कि मेरा ये अंदेशा गलत हो, इस मामले को रफा दफा किया जाएगा, इस मामले की तह तक नहीं जाया जाएगा। ये बहुत घातक होगा, उससे भी ज्यादा घातक होगा जो एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर डाला गया था, उससे भी ज्यादा घातक ये बात होगी कि अब इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ना पहुंचाया जाए, किस साजिश के तहत जुडिशरी को निशाना बनाया गया था और कहां से वो साजिश रची गई थी, इसके पीछे जाना बहुत जरूरी है। रतनवीर जी, एक तो आप पाचा साहब का भी जवाब दे दें, और दूसरा कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी बिजनेसमैन के चार्टर्ड में घूमता है, कोई मुख्यमंत्री अडानी, अंबानी, एसआर इनके विमानों में घूमता है, तो ये सारे कॉर्पोरेट फ्री में कोई चैरिटी के लिए तो अपना प्लेन चलाते नहीं है। तो करप्शन की जो शुरुआत होती है, जो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल जो करप्शन की शुरुआत होती है, वो तो बड़े छोटे लेवल से शुरू हो जाती है। और अगर उसका भंडारा खुलने लगेगा तो पूरे देश में सरकार ही नहीं बचेगी। लेकिन उन सारे करप्शन को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? जब हम जुडिशरी के करप्शन की बात कर रहे हैं, तो वो सारे करप्शन भी सामने आने चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए हमें। सर, मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो जो अभी बात इन्होंने शुरू की है पीएम केयर फंड और सारी चीज़ों की, सर देखने में ये आ रहा है कि आज जब तर्क के ऊपर में बात करने के लिए मुद्दा ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, तो हम सब व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट करना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री लिखने और हिस्ट्री पढ़ाने के सिद्धांत इससे बहुत विपरीत है। यू टॉक अबाउट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट थिंग। उसको परे करके बोलो अच्छा उसमें तो ऐसा हो रहा है, तुम उसको क्यों नहीं बात कर रहे हो? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दूसरा सर, अगर सपोजिंग ये हिस्ट्री की किताबों से तो 2002 के दंगे गायब हो गए। हिस्ट्री की किताबों से सर तो गोडसे का नाम भी गायब हो गया है। मैं कोई रट्टा मार के, मेरे पास आपके जैसे नोट्स नहीं है सर, मैं सोच सोच के बोलता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। प्लीज गिव मी दिस चांस टू फिनिश। And I've forgotten half the things that I wanted to say. One thing I said, what about re? Second thing, अगर सपोजिंग ये बात बाहर निकाली जा रही है कि ये करप्शन मतलब ना जुडिशरी में है, तो ये ठीक बात नहीं है। इसके साथ में जुडिशरी की जो पावर्स हैं वो कर्व तो नहीं हो रही ना। Nobody is going to say कि ये जो जजमेंट लिखी गई है ये गलत है क्योंकि करप्शन के बुनियाद पे लिखी गई है, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग जाएगा वहां पे। ये इससे कोई दम नहीं है। तीसरी बात सर, जो पीएम केयर का जो एमओयू लिखा गया है, जो वो सोसाइटी में रजिस्टर हुई है, वो भी किसी धुरंधर वकील की ही लिखी हुई है, इसीलिए उसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटोरियल तरीके से बोल रहे हैं हम नहीं देंगे जवाब इसका। इट्स नॉट सो। दिस हैज बीन टेस्टेड इन कोर्ट एंड आवर सीनियर एडवोकेट्स हैव अग्री विद मी कि ये कोर्ट में बात फेल हुई है कि क्यों ये इसके ऊपर नहीं हो सकता, और इन्हीं के साथी ने किसी ने लिखवाई है, वो आई एम श्योर जो भी होंगे, मतलब बिरादरी एडवोकेट्स की है जिनके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ सर। नहीं, सवाल आपने जो 2-3 पॉइंट थे उसका जवाब आपने नहीं दिया कि जो मुख्य सवाल इसमें ये है कि सरकार का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्षमा मांगने से, माफी मांगने से, आज एजुकेशन मिनिस्टर ने भी माफी मांग ली, लेकिन ये सब जो कार्रवाई जिसने भी किताब लिखी होगी उसकी एक पूरी कमेटी है, 22, 23, 24 लोग उस कमेटी में हैं। जो टेक्स्ट बुक लिखा जाता है, और टेक्स्ट बुक लिखने के पहले वो अलग अलग लेवल से गुजरता है, टेबल से गुजरता है कि ये सब सारे हिस्से इस टेक्स्ट बुक में लिखा जा रहा है, उसकी स्क्रूटनी हुई होगी। और सरकार की अगर ये मंशा रही होगी कि ठीक है इसको उछाल दो, उसके बाद एम्बैरस कर दो, ह्यूमिलिएट कर दो, और उसके बाद फिर बाद में बीच बचाव हो जाएगा और फिर हम कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे कोर्ट से, इस तरह का जो क्विड प्रो होता है, क्या ये मंशा इसमें कोई दम नहीं है। उसकी एम्बैरेसमेंट करने से बताओ मुझे कोर्ट की क्षमता में कोई कमी होती है अपने ऑर्डर लिखने में? उल्टा आप ये देखिए, इंसानी नेचर ये है कि आप किसी को तंग करोगे ना, वो उल्टी अगली बारी आपके लिए उससे ज्यादा मुश्किल, उससे और ज्यादा कठिन जजमेंट लिखेगा, ऑर्डर पास करेगा। तो अगर कोई कहे कि ये कोर्ट को दबाने की कोई मंशा है गवर्नमेंट की,
आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस, बिकॉज आप देखिए नेक्स्ट जजमेंट जो सी अब आएंगी, जो चीफ जस्टिस साहब लिखेंगे या और जो लॉर्ड जस्टिस लिखेंगे, यू जस्ट वॉच कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी वो, बिकॉज द पावर इज स्टिल विद देम। दूसरी बात ये पाठक जो आपने साहब बोला कि एक सेकेंड जस्ट लेट मी फिनिश। दूसरी जी बात आपने ये बोला कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना बिजनेसमैन के हवाई जहाजों में उड़ते फिरते हैं। सर अमेरिकन डेमोक्रेसी तो चलती ही लॉबिंग के ऊपर में है। पाकिस्तान कितने पैसे वहां पे लॉबियस्ट को देता है अपने अपने फायदे के लिए, मतलब ना कांग्रेस में डिसीजन पास कराने के लिए। कब नहीं हुआ ये मुझे बताओ। बिजनेस देखिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी में रतनवीर जी, अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट वहां के प्रेसिडेंट के लगाए हुए टैरिफ को असंवैधानिक बता देता है और उसका मजाक उड़ाता है। और वो डेमोक्रेसी, भारत में तो सेडिशन चार्ज लग जाते हैं और सेडिशन में लोग कई सालों से जेल में बने हुए पाठक साहब उन सबका केस लड़ते हैं। नहीं, मुझे बताइए कि टैरिफ का भी ये इसके बारे में क्या क्या कनेक्शन है? कोई नहीं है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात की ना, तुलना की, तो इंडियन डेमोक्रेसी और अमेरिकन डेमोक्रेसी की थोड़ी सी मैंने आपको झलकी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में जो लांछन लगाया गया, क्या वो जायज है या नाजायज है, इसके ऊपर बात रखते हैं ना सर। मैंने आपको देखो फैक्ट दिए, मैं और भी फैक्ट दे सकता हूँ। ठीक है पाचा साहब, एक सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा और उसमें से कई सारे एडवोकेट भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर तो खुद भी आरोप लगे थे, कई सारे कारवां ने एक लंबी चौड़ी उनके ऊपर आर्टिकल लिखी थी, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सूर्यकांत साहब के जो पिछले 4-5 ऐसे इंस्टेंसेस जिसमें कि उन्होंने जब आसाम सीएम का जब मसला आया था, जब लोगों ने उठाना चाहा कपिल सिब्बल ने, तो सूर्यकांत साहब ने उसको सुनने से मना कर दिया, और भी कई सारे 4-5 ऐसे मामले आए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला तो नहीं कि सीजीआई को लगा कि अब ये तो बहुत हो गया, नाक से पानी ऊपर बह रहा है, तो इसलिए उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद जब सरकार कुछ ना कुछ उन्हें वो उनके लिए थोड़ा सा पेसिफाई करने के लिए कुछ वो करेगी, तो उसके बाद सीजीआई पेसिफाई हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बंद कर देगा। सर ब्रह्मा प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस है। ब्रह्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1953 का केस है। उसके बाद में रीइंफोर्समेंट है ईएमएस नंबूदरीपाद वर्सेस टीएम नंबयार, पीएन डूडा वर्सेस पी शिव शंकर। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन वर्सेस आरके जैन। इन सब में सर ये बात बड़ी क्लियर है कि आप जजमेंट को क्रिटिसाइज भले ही करो, आप जज के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। तो जो आप बात कह रहे हैं सर, उसमें आई वुड रादर लाइक आवर लर्नड एडवोकेट सर टू इसके ऊपर रोशनी डाले। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस पे कारवां मैगजीन ने आर्टिकल लिखी हुई है। पाचा साहब आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी, सिंह साहब ने तथ्यात्मक बातें कुछ कही हैं, मैं भी अपने तथ्य रखना चाहता हूं। सिंह साहब ने पहली बात ये कही कि जजिस के ऊपर दबाव नहीं हो सकता, अगर दबाव डाला जाता है तो उससे ज्यादा सख्त जजमेंट लिखते हैं। लेकिन मैं ये सिंह साहब का तथ्य है जिसका मैं जवाब ऐसे देना चाहता हूं। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस में जाके ये बात कही थी कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए और हमारी रक्षा करे। ये तथ्यात्मक रूप से बात है। सिंह साहब ने एक जनरल बात कही थी, मैं तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल बात कर रहा हूं। उसके बाद से ही हम मेरा जो ये प्रोटेस्ट करने का जो, वरना आमतौर पे आप देखते होंगे वकील जो है खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट से इनमें जो प्रैक्टिस करते हैं वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। उस दिन के बाद से हमने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, मीडिया में भी आके बोलना शुरू किया है। ये हो गया एक तथ्य। दूसरा तथ्य सिंह साहब ने रखा था कि अमेरिका में लॉबिंग होती है। अमेरिका में लॉबिंग होती है यानी कि पैसे देके राजनीतिक जो फैसले हैं वो बदलवाए जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा मैं या उनकी कोशिश की जाती है, फैसले करवाए जाते हैं, उनके फैसले कराने की कोशिश होती है, उसके लिए ऑफिशियली पैसे देके फर्म्स एंगेज होती हैं प्रॉपर। इस बात को मैं बहुत ही गंदा और घिनौना मानता हूं। अब मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूं कि क्या ये एक ऐसी बात है जो हमें अमेरिका से सीखनी चाहिए या बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। तो ये तो हो गई अडानी अंबानी और उन लोगों की बात जो पैसे देके लॉबिंग करते हैं। अमेरिका में खुलेआम हो रही है, यहाँ इनडायरेक्टली करते हैं।
तो मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मैं इसको बहुत ही घृणित कार्य बताता हूं और इसको यहाँ पे खुलेआम है। अब आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो उनसे हैं वो खुफिया नहीं रहे, अब यहाँ पे भी बताना पड़ता है कौन किसको पैसा दे रहा है। सो देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट। सिंह साहब अगर मुझे मौका दे देंगे तो मैं बोल दूंगा, उसके बाद ये बोल दें तो बहुत मेहरबानी। प्लीज मैं इनफैक्ट आपके यहाँ होने से इतना एनकरेज हुआ हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, नहीं तो हम तो चुप बैठे रहते हैं ऐसी चीजों को देख के। बहुत शुक्रिया। तो दूसरी बात ये हो गई कि अमेरिका में जो अगर बुरा काम हो रहा है तो हमें उसे अडॉप्ट नहीं करना बल्कि उसको रोकना, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या नहीं हो, चोरी छुपे भी अगर पैसे दिए जाते हैं तो उसको रोकना चाहिए, वो भी एक करप्शन है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन हमारा कहना जो सीधी सीधी बात यह है कि मंशा क्या है। अगर मैंने इसीलिए बोला कि पीएम केयर फंड की जो बात कही है वो उस जजमेंट की निंदा सब कर रहे हैं। मिनिस्टर की डिग्री के बारे में जो जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी उसकी निंदा इतनी हुई है जिसका हिसाब ही नहीं है कि ये बहुत ही अजीब जजमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसकी भी और इसकी भी निंदाएं कितनी हो रही है, इसके बारे में टिप्पणियां और क्रिटिसिज्म, लंबे लंबे लेख लिखे गए। तो ऐसा नहीं है कि वो जजमेंट्स को कोई सही ठहरा रहा है। तो इसी प्रकार से जो आप बात कह रहे हैं ऐसा एक इंप्रेशन जा रहा है और ये इंप्रेशन खत्म करने का एक बहुत अच्छा मौका हमारी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को है कि अब तो कम से कम करप्शन, जब खुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और मैं ये बात अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं कहता ये बात, जुडिशरी में करप्शन है, इसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो ये भुगतने के लिए मैं तैयार हूं और मैंने भुगते भी हैं। लेकिन मैं ये फिर भी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हमारे देश के जो संवैधानिक अंग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें सबसे कम करप्शन जुडिशरी में है, सबसे कम। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई सबसे कम। आज लेकिन तेजी से बदल रहा है, उसको हमें सबको मिलकर रोकना है। लेकिन अगर मंशा ये सरकार का इंटेंशन आपको क्या समझ में आता है कि जो एनसीईआरटी सरकार किताबों में इस तरह की बातें डालना? मैं बता रहा हूं, सरकार का नहीं, मोदी जी का और अमित शाह जी और आरएसएस का मंशा जुडिशरी को खत्म करने की पहले दिन से है, फर्स्ट डे से। और उसके लिए बहुत सारे 2018 में सिर्फ एक इंडिकेटर था, उसके बाद भी बहुत सारे काम हुए और लगातार चल रहे हैं। तो देश को ये जरूरत है, अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, जजेस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इसीलिए हम आह्वान करते हैं ना कि जनता को सड़कों पे आना चाहिए और खड़े रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस बिल्कुल भी प्रेशर में ना आए, जैसा उन्होंने 2018 में बताया था। पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। अगर सरकार की तरफ से कोई गलत प्रेशर है तो जनता का प्रेशर भी है जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब ने जो ये चीज की है, अगर इसको वो इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये मेरा मानना है, और लॉजिकल कंक्लूजन 1 साल का इंतजार करके नहीं, 1 हफ्ते के अंदर, इतनी जल्दी होना चाहिए ये काम, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर तो हो ही जाना चाहिए कि कौन वो व्यक्ति था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के समय से ये भी माना जाता है कि सब डिपार्टमेंट्स के सारे फैसले पीएमओ से होते हैं, तो इसकी एक ट्रांसपेरेंटली जांच होनी चाहिए वीडियोग्राफी करा के। कहां से ये आइडिया कहां से फ्लोट हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के बारे में बोला जाएगा? कहां से हमारे लॉ मिनिस्टर साहब बार बार बोलते हैं, विदेशों में भी जाके और देश में भी जाके, सक्सेसिव लॉ मिनिस्टर्स, के जुडिशरी को सरकार के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये कहां से आ रही हैं बातें? जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए लॉ मिनिस्टर साहब ने, किरण रिजिजू साहब ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं अंडरमाइन करने। वो तो पहले कॉलेजियम खत्म, ये कहां से इमिनेट हो रहा है, इसकी तह तक जाना जरूरी है। ये कॉलेजियम खत्म करके प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जजेस बनाने लगे तो कॉलेजियम सिस्टम तो एकदम बिल्कुल सबसे अच्छा सिस्टम लगने लगेगा। अगर मोदी जी और अमित शाह जी अगर अपॉइंट करने लगेंगे जजेस को, अभी तो स्वर्ग लगने लगेगा कॉलेजियम सिस्टम। तो बैलेंस करके चलना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में खराबियां हैं लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंट है, फिर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर मोदी जी और अमित शाह जी करने लगे तो अडानी अंबानी जजेस बनाने लगेंगे। तो अभी हमें लेसर ऑफ द टू इविल्स देखना है। ये सब चीजें बहुत अहम हैं जिसको हमें अपना फोकस नहीं लूज करना है। ये यूजीसी का जो वो हुआ था कंट्रोवर्सी, वो भी आरएसएस और बीजेपी ने जानबूझ के क्रिएट कराई थी, बाकायदा प्लान करके।
अगर मंशा इंप्लीमेंट करने की होती तो SC/ST एक्ट तो इंप्लीमेंट करते पहले। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स गिल्टी हैं SC/ST एक्ट की वायलेशन करने की। तो ये जो प्लानिंग से हो रहा है ना, ये प्लानिंग सारी PMO में होती है बैठ के, ये मेरा इल्जाम है। और इस इल्जाम इसी पे सवाल है पाचा साहब, इसी पे एक सवाल है कि पाचा साहब, इसी पे सवाल है कि क्या जो सरकार है, सरकार को ये लगता है, रतनवीर जी आपसे भी एक छोटी टिप्पणी लेंगे कि सरकार को ये लगता है कि सरकार के अंदर ये दर्द है, क्योंकि धनखड़ साहब बार बार इस बात को कहते थे, और धनखड़ साहब के वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचने के पीछे के जो रास्ते थे, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये माना जाता है कि उनकी जुडिशरी में कम से कम अच्छी खासी नेटवर्किंग थी। NJSC को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक किया, और उसके बाद सरकार के मंत्री किरण रिजिजू हो या बाद के मंत्री लगातार ये कहते रहे, धनखड़ साहब तो बार बार कहते थे राज्यसभा में कि NJSC को स्ट्रक कर दिया गया। तो सरकार को लगता है कि भाई जो अपॉइंटमेंट का जो रास्ता है वो हमारे पास में होना चाहिए, और बाकी जगहों पे तो हमने एक तरह से अपना तंत्र बिठा लिया है, ब्यूरोक्रेसी में, बाकी सारे सिस्टम में। जुडिशरी में कुछ लोग बचे रह गए हैं जो अभी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट उनके हाथ में आ जाएगा तो पूरी व्यवस्था उनके काबू में आ जाएगी। फिर सेक्रेटरीज कौन अपॉइंट करेगा? जैसे सेक्रेटरी अंबानी साहब भी तो करते हैं सेक्रेटरी अपॉइंट आज। ऐसे एक एग्जांपल नहीं है, कितने सेक्रेटरीज रिटायर होके अंबानी जी और अडानी जी को ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज। तो वैसे ही जजेस भी अंबानी और अडानी अपॉइंट करने लगेंगे, ये हो जाएगा। इसीलिए जो कोलिजियम सिस्टम है वो सबसे अच्छा सिस्टम नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव है वो तो अमित शाह जी, मोदी जी, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग हैं ना। तो अब क्या चुनेगी देश की जनता, ये है सवाल। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड अपना शंकर जी। नंबर 1, जस्टिस कैवानॉग, जब उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले अपने टेन्योर में की थी, लोगों ने बोला ये तो पूरे अमेरिका को खा जाएगा क्योंकि कैवानॉग साहब इनके समर्थक हैं। बट अभी ये जो टैरिफ्स की जो बात जब हुई उसमें उन्होंने ट्रंप का विरोध किया है। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट ए जज हैज रिजन थ्रू द रैंक्स। उसकी भी एक जमीर है, उसकी भी एक कॉन्शियस है, वो भी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि मुझे बाद में लोग याद करके अच्छी बातें बोले। सो वी शुड हैव फेथ इन दैट। नंबर 2, मैंने इससे पहला जो एपिसोड हुआ था मैंने उसमें ये बात बोली थी कि अगर इमरजेंसी को वोट डाल के लोग खत्म कर सकते थे, तो अगर यहाँ पे कुछ गलतियां हो रही होंगी तो ये भी खत्म हो जाएगी। हमें अपनी सिविल सेंस और अपनी नागरिकता के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होता है सिंह साहब, ईवीएम में तो सब कुछ मैनिपुलेशन है, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो रहा है आजकल। अमेरिका में पेपर बैलेट से चुनाव होता है, यहाँ ईवीएम से होता है। ईवीएम का मतलब चोरी, वोटों की चोरी, कुछ नहीं है उसका मतलब वो। अब इसके बारे में आप ज्यादा जानते होंगे सर, मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ, मैंने तो कभी हमने तो पूरी रिसर्च की है, केसेस जीते हैं, सरकार ने कानून बदल दिया हमारे केस, जब हम केस जीत गए थे तो कानून बदलना पड़ा सरकार को। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब हम केस जीते थे, सरकार ने कानून बदल के ईवीएम से चुनाव कराने के लिए कानून तक बदला। ईवीएम तो मुझे चुनाव भी तो निष्पक्ष है ना ईवीएम की वजह से। नहीं, बट यह है कि जब चैलेंज किया गया कि ईवीएम को क्रैक करके दिखाओ, तो अभी तक क्रैक तो किसी ने नहीं किया। नहीं, आप दिलवा दीजिए, हम तो कह ही रहे हैं आधार को कोई भी क्रैक कर लेगा। हम तो कह रहे हैं दिलवा दीजिए, हमारा पर 2024 में जनवरी में ये आंदोलन हमने शुरू ही इस बात से किया था कि हमें दो, हम पब्लिकली सबके सामने क्रैक करके दिखाएंगे। नहीं दिया ना आज तक भी। हमने तो इसी से शुरू किया था आंदोलन, सड़क पे पहला दिन यही आंदोलन शुरू हुआ था। हमने तो वीडियोग्राफी मांगी है कि आप दिखा दो, सिर्फ वीडियोग्राफी दिखा दो कि आप मशीनें नहीं बदल रहे हो। इतनी बड़ी बात। सिर्फ एक सुन लीजिए, एक बात और, सिर्फ एक पूरे देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ एक बूथ में एक ईवीएम मशीन को की वीडियोग्राफी, जो कि कानूनी रूप से बाध्य है इलेक्शन कमीशन करना, सिर्फ एक कानून के अनुसार एक सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी दिखा दें, मैं अपनी गलती मान लूंगा। एक वीडियोग्राफी एक मशीन की, लाखों 20 लाख होती है। मैंने ये सोचा कि तो इतनी बड़ी चोरी हमारे नाक के नीचे से हो रही है। और हम अगर आप वीडियोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, तो हम जो किताब लिखी है, अपना एक बड़े महान आदमी ने लिखी है किताब, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो उसमें ये है कि अगर कोई वीडियोग्राफी कराएगा तो बोलेंगे सरकार अपने पक्ष से करवा रही है। अगर विपक्ष वालों को बोला जाएगा कि तुम अपनी करा लो, तो वो और कुछ बोल देंगे।
हमारे मैं तो पास सरकार की कराई हुई मांग रहा हूँ सिंह साहब, मैं वो मांग रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने कराई है, अपनी नहीं कह रहा हूँ मैं उसी को मान लूंगा। उसको भी बोल लोग बोल देंगे चाहिए ना मैं स्टैट्यूटरी मान लूंगा ना, अभी तो ये फिर भी मुझसे सरकार बात के कीजिए ना, नियुक्ति मैं मान Anyway. लूंगा। दे नहीं रहे, वो अपनी नहीं दे रहे, अपनी नहीं दे रहे हैं, मेरी तो छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी में फैले भ्रष्टाचार को एनसीईआरटी की टेक्स्ट में पढ़ाया जाए या न पढ़ाया जाए, इसको लेकर एक कड़ा रुख अपनाया है और एजुकेशन सेक्रेटरी और एनसीईआरटी के डायरेक्टर को तलब किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके पीछे एक गहरी साजिश की बू आती है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही इस पे भी लोगों की नजर रहेगी कि सरकार की आखिर मंशा क्या थी ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाने के पीछे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पाचा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रतनवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।